48 नेशनल कमेटी ऑफ आर्काइव्स की ये जो मीटिंग है ये गुजरात सरकार के यजमान पद पे आयोजित हो रही है। इस मीटिंग में हमारे बीच डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्काइव्स हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पधार चुके हैं। तो हम हमारी परंपरा के अनुसार दीप प्रागट्य से हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। कृपया सभी अतिथियों से निवेदन है कि दीप प्रागट्य के लिए आप पधारें। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। दीपज्योतिर्नमोस्तुते। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। दीप प्रागट्य के बाद मनुष्यों में कई शक्तियां हैं, उनको पहचानने के लिए एक बहुत अच्छी सी प्रार्थना है जिसको शीर्षक दिया गया है मनुष्य गौरव गान। तो हम सब खड़े होकर अपने स्थान पे, इस प्रार्थना ऑडियो में चलेगी, हम उनको सम्मान देंगे। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान गैर। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। आभार। गुजरात सरकार के यजमान पद पर ये मीटिंग का आयोजन हो रहा है यहाँ पे। तो हमारे गुजरात सरकार के आर्काइव्स के डायरेक्टर श्री SB सोलंकी साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और मेहमानों का शाब्दिक स्वागत करें। नमस्कार। भगवान कृष्ण और महात्मा गांधी की ये पवित्र भूमि गुजरात में आपका स्वागत है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम सभी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और पतित पावन माँ नर्मदा के दर्शन के लिए एकत्रित हुए हैं। हाल ही में अखंड भारत के मूर्तिकार सरदार पटेल की 150वीं जयंती का जश्न शुरू हुआ है, इसलिए हम सभी की ओर से मैं इस सम्मानित स्मारक पर सरदार साहब को नमन करता हूँ। गुजरात राज्य अभिलेखागार की स्थापना 1971 में हुई है। गुजरात में भारत में देशी राज्यों की संख्या में सबसे अधिक और गुजरात में देशी राज्यों की संख्या भी सबसे अधिक थी, इसलिए हमारे आर्काइव में तकरीबन 264 देशी रियासतों का
डॉक्यूमेंट संग्रहित किया हुआ है, संपादित किया हुआ है। ये हमारी विरासत है। गुजरात का आर्काइव्स उससे समृद्ध हुआ है। ये मीटिंग में हमारे बीच उपस्थित माननीय श्री अरुण सिंघल साहब है। वह 1987 बैच के यूपी कैडर के आईएएस है। वह भारतीय अभिलेखागार के महानिदेशक है और अभिलेखागारों की समिति, राष्ट्रीय समिति के चेयरमैन है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने मन की बात में सर का नाम का जिक्र किया था, उनकी कार्यों की प्रशंसा की थी। हम सभी जानते हैं कि सर के मार्गदर्शन और मोटिवेशन से हम ऐसे प्रोग्राम पिछले 3 सालों से, मैं जब से जुड़ा हूँ तब से मैं देख रहा हूँ, उन्हीं के मार्गदर्शन और मोटिवेशन से ऐसे प्रोग्राम संभवित है। मैं गुजरात आर्काइव्स की ओर से शैलेश सोलंकी उसका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे साथ थोड़ी देर में उपस्थित होने वाली है उमा जी, भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय की संयुक्त सचिव है और वह बहुत ही मिलनसार स्वभाव की अधिकारी है। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। हमारे साथ डेप्यूटी डायरेक्टर संजय सर है। वह विशेष संशोधक है जिन्होंने साउथ एशिया के इतिहास के बारे में अधिक संशोधन किया है। आप सभी लोग जानते हो, इसलिए समय की पाबंदी के हिसाब से बहुत शॉर्ट में उनका परिचय दे रहा हूँ। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। हमारे साथ उपस्थित है प्रदीप जी, जो लेखक एवं कवि है, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संशोधन में रुचि रखते हैं। उनको साहित्य अकादमी तथा कथा अवार्ड्स से भी नवाजा गया है। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर सीरीन मेहता, जो कि लेट मकरंद मेहता मेरे गुरुजी का वाइफ है। वह इंटरनेशनल हिस्टोरियन है। डॉक्टर मकरंद मेहता और सीरीन मेहता ने नेशनल आर्काइव्स में अपनी आधी जिंदगी बिताई है। ऐसा मैं बोलूँ तो गलत नहीं है, क्योंकि बहुत बुकें उनकी नेशनल आर्काइव से पर डिपेंडेंट लिखी गई है। सभी देश के पूरे आर्काइव्स घूम के वो लोग रिसर्च करते थे। वारविक यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड में वो विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पे भी काम किया हुआ है। वुमन हिस्ट्री उनका मेन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा है। बहुत सारी किताबें उसने वुमन हिस्ट्री और वुमन एम्पावरमेंट में लिखी है। मैं गुरुजी का स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में मौजूद है हमारे डिपार्टमेंट के अंडर सेक्रेटरी सुलेजा सर। ये वह शख्सियत है जो पर्दे के पीछे रह के पूरा काम करता है। ये जो आप देख रहे हो, जो मैंने ये यहाँ आपके लिए इंतजाम किया है, उसका एडमिन वर्क सभी एडमिन फाइलें उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट लेके टाइम टू टाइम किया, तब ये संभव हुआ है इतना बड़ा प्रोग्राम अरेंज करना। तो मैं तहे दिल से सुलेजा सर का भी स्वागत करता हूँ। भारत सरकार के नेशनल आर्काइव्स के संयुक्त तत्वाधान से ये मीटिंग गुजरात राज्य अभिलेखागार द्वारा आयोजित किया गया है। इस अवसर पर उपस्थित सभी माननीय सदस्यों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह सम्मेलन ऐतिहासिक और यादगार बना रहे, ऐसी मैं आकांक्षा करता हूँ। अंत में अभिलेखागार के महत्व के साथ एक सुंदर कविता है, जो पढ़ के मेरी बात को मैं ख़त्म करूँगा। अतीत की गहराई में छिपा खजाना, अतीत की गहराई में छिपा खजाना, समय की परतों पे सजा हुआ ठिकाना। युगों की कहानी यहाँ दर्ज है, हर दस्तावेज में बसी है स्मृतियाँ अमर है। इतिहास का आईना, सच्चाई का सार, संस्कृति और सभ्यता का ये आधार। हर पन्ना बोलता है, हर अक्षर पुकारता है, बीते युगों की धड़कनों को संजोता है। कानूनी दस्तावेज, प्रशासन की रीत, कभी खामोश तो कभी बोलते संगीत। पीढ़ियों का ये अमूल्य उपहार, संवेदनाओं का भंडार, ज्ञान का आधार। संभालो इसे, सहेजो इसे, ये अमूल्य निधि, ये अतीत का दर्पण और भविष्य की सिद्धि। जय जय गरवी गुजरात,
जय हिंद, वंदे भारत। मेहमानों के शाब्दिक स्वागत के बाद हमारी परंपरा रही है कि हमारे यहाँ जो भी मेहमान आते हैं उनको हम कुछ ना कुछ उपहार देके उनका सम्मान भी करते हैं। तो उसी परंपरा में मैं सबसे पहले निवेदन करूँगा हमारे डायरेक्टर आर्काइव्स श्री शैलेश कुमार सोलंकी सर से और हमारे अंडर सेक्रेटरी स्पोर्ट्स यूथ एंड कल्चर डिपार्टमेंट के सुनील सलूजा सर से कि वे हमारे मुख्य अतिथि डायरेक्टर जनरल आर्काइव्स का बुके, शॉल और मोमेंटो से स्वागत अभिवादन करें। नेशनल आर्काइव्स इंडिया के डेप्यूटी डायरेक्टर श्री संजय गर्ग सर का स्वागत अभिवादन करने के लिए मैं विनती करता हूं डायरेक्टर आर्काइव्स श्री शैलेश सोलंकी सर से। हमारे बीच उपस्थित हैं जॉइंट सेक्रेटरी कल्चर मिनिस्ट्री श्री उमा नंदूरी जी। उनके स्वागत अभिवादन के लिए मैं विनती करता हूं नेशनल आर्काइव्स इंडिया के डेप्यूटी डायरेक्टर संजय गर्ग सर से। हमारे बीच प्रोफेसर त्रिदीप शरद उपस्थित हैं। उनके स्वागत अभिवादन के लिए मैं विनती करता हूं हमारे अंडर सेक्रेटरी सुनील सलूजा सर से। गुजरात की राजधानी गांधीनगर से पधारे हमारे डिपार्टमेंट के अंडर सेक्रेटरी सुनील सलूजा सर के सम्मान के लिए मैं विनती करता हूं हमारे डायरेक्टर आर्काइव्स श्री शैलेश कुमार सोलंकी सर से कि वे उनका स्वागत अभिवादन करें।
उसके बाद हमारे बीच बहुत हिस्टोरियन शिरीन मेहता जी उपस्थित हैं। उनके स्वागत अभिवादन के लिए मैं विनती करता हूं हमारे डायरेक्टर ऑफ आर्काइव्स शैलेश सोलंकी सर से। सोलंकी युग गुजरात का सुवर्ण युग था। हमारे गुजरात के इतिहास में सोलंकी युग को सुवर्ण युग कहते हैं। जब से मैंने आर्काइव्स ज्वाइन किया है, आर्काइव्स में जो भी कार्य हो रहे हैं तेज़ गति से, इसलिए मैं पर्सनली ऐसा बोलता हूं कि हमारे सोलंकी सर का जो युग है वो आर्काइव्स का मैंने जो देखा है जो समय, उसके हिसाब से सुवर्ण युग है। ऐसे हमारे डायरेक्टर श्री शैलेश कुमार सोलंकी जी के स्वागत सम्मान के लिए मैं विनती करता हूं एन राजू सिंह सर से कि वे आए और उनका स्वागत अभिवादन करें। हमारे गणमान्य अतिथियों के स्वागत सम्मान के बाद अब बारी है हमारे माननीय मंत्री श्री भारत सरकार सांस्कृतिक और पर्यटन विभाग के माननीय और यशस्वी मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत यहाँ आने वाले थे, लेकिन कुछ कारणों से उपस्थित नहीं हो पाए हैं। तो फिर भी उनका मन यहाँ पे है, तो उन्होंने हमें एक वीडियो मैसेज के माध्यम से हम सबको प्रासंगिक उद्बोधन दिया है और हम सबको बेस्ट विशेष दी हैं। तो हम वो वीडियो के माध्यम से सुनेंगे। नमस्कार। ये बड़े ही हर्ष का विषय है कि अभिलेखा के अधिकारियों की राष्ट्रीय समिति की 48वीं बैठक एकता नगर में 28 और 29 को आयोजित हो रही है। इस आयोजन के लिए मैं गुजरात सरकार और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल को बहुत सारी बधाई देना चाहता हूं। अभिलेख हमारी संस्कृति की विरासत का हिस्सा है, जिनके संरक्षण पर विशेष रूप से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। और ऐसा इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि मुख्यतः कागज और वृक्षों की छाल और पत्तियों पर जो कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज लिखे गए थे, ऐसी अभिलेखीय विरासत ऐतिहासिक इमारतों, मूर्तियों, सिक्कों आदि की तुलना में ज्यादा फ्रेजाइल होती है, भंगुर होती है, और इसके संरक्षण के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता भी होती है और साथ साथ में विशेष दक्षता की आवश्यकता भी होती है। इसके लिए सतत प्रशिक्षण के कार्यक्रमों का आयोजन होना आवश्यक है। स्कूल के स्तर से ही हमारे देश में हम अपनी युवा पीढ़ी को इस ऐतिहासिक आर्काइव्स के प्रति कैसे जागरूक कर सकें, इसको भी प्रयासों को भी एक नया रूप देने की आवश्यकता है, ताकि आज के इस डिजिटल युग में नई पीढ़ी भी इस विरासत से न केवल परिचित हो सके, अपितु उसका अध्ययन विवेचन कर उस पर गर्व कर सके। अब तक ज्ञात, अज्ञात, अल्पज्ञात इतिहास निर्माताओं और ऐतिहासिक घटनाओं आदि पर अपनी जानकारी को हासिल कर सके और आगे भी साझा कर सके। मुझे यह जानकर के भी अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस बैठक में अन्य विषयों के साथ साथ में ओरल आर्काइव्स के संरक्षण और उनके संकलन पर भी विशेष रूप से चर्चा होने वाली है।
भारत में क्योंकि इतिहास लेखन के बजाय मौखिक रूप से लिखे जाने की, रचे जाने की कल्पना थी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 24 नवंबर 2024 को मन की बात में भी इस बात का लेखन किया था, इसका उल्लेख किया था कि ओरल आर्काइव्स को, जो देश के इतिहास को संजो करके रखता है, उसका भविष्य भी सुरक्षित रहता है। और हमारा इतिहास क्योंकि लिखित की जगह स्मरण करके ओरल आर्काइव्स के माध्यम से रखा गया है, इसलिए उस इतिहास को सुरक्षित करने में यह प्रयास निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। नर्मदा नदी के तट पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो भारत की एकता का प्रतीक है, उसके पावन सानिध्य में ये जो समिति की बैठक हो रही है, मैं इसके लिए न केवल अपनी शुभकामनाएं देता हूं, अभी तो इस बात की आशा करता हूं कि ये जो विचार मंथन यहां आप सब लोगों के बीच में होगा, आप लोग जो निर्णय लेंगे वो भारत की विरासत को संजोने और संरक्षण करने को गति प्रदान करने के साथ साथ में डिजिटलीकरण के माध्यम से, डिजिटाइजेशन से कैसे हम ऐतिहासिक सामग्री को आम नागरिकों के लिए सरलता पूर्वक आने वाले बहुत लंबे समय तक उपलब्ध करा सकते हैं, इस विषय में देशव्यापी एक नई योजना पर भी सहमति बन सकेगी। मैं एक बार फिर इस समिति के अध्यक्ष और राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक श्री अरुण सिंघल जी को और साथ साथ में आयोजन समिति के सभी पदाधिकारियों को जो विभिन्न राज्यों से आए हैं, उन सबको बहुत सारी बधाई देना चाहता हूं और ऐसे सारे सम्मानीय सदस्यों को अभिनंदन करना चाहता हूं जो आज यहां उपस्थित आए हैं। मुझे आप सबके बीच में इस समय में यहां उपस्थित आना था और मेरी हार्दिक इच्छा थी कि इस विषय पर आयोजित इस महत्वपूर्ण गोष्ठी में मैं आप सब लोगों के बीच में उपस्थित रहूं, लेकिन आप जानते हैं संसद का सत्र होने के नाते मैं आप लोगों के बीच में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सका, लेकिन जो कुछ चर्चा, परिचर्चा, विचार मंथन यहां होगा, निश्चित ही उसको जानकर मुझे प्रसन्नता होगी और आने वाले समय में एक देशव्यापी योजना हम अपने आर्काइव्स के संरक्षण को लेकर के नए सिरे से गढ़ सके, इसको बनाने में, इसकी रचना करने में भी आपके इस विचार मंथन का निश्चित ही लाभ मुझे मिलेगा। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। खूब खूब आभार माननीय मंत्री श्री, हम सबको प्रोत्साहित करने के लिए। हमारे जो आर्काइव्ड हैं वो उसमें जो भी हमारे अधिकारी संशोधक हैं, इतिहासकार हैं, बहुत मेहनत करते हैं। आप संशोधन के बाद पूरी अपनी ज़िंदगी जो है उस संशोधन में लगा देते हैं और उनकी जो मेहनत है उसको फलीभूत करने का यह अवसर है। हम कुछ बुक्स लॉन्च करने वाले हैं। तो सबसे पहले उसी कड़ी में हमारी गुजरात में अब हम पूरी जो भी हमारा आर्काइव्स है वो सारा डिजिटलाइज हम कर चुके हैं। कुछ समय के बाद जो यहाँ से जो पेज लॉन्च होगा, उस पेज में हम सारा जो हमारा डेटा है वो ऑनलाइन आम नागरिकों के लिए उपलब्ध कराएंगे। तो इसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने 2007 से अभिलेखागार, जो भी गुजरात के जितने भी अभिलेखागार हैं, राज्य अभिलेखागार हैं, उनकी जो सारा आर्काइव्स जो डेटा है हमारे पास वो सारा डिजिटल करने की शुरुआत उन्होंने कर दी थी। तो ये जो कार्य है और उनका जो स्वप्न था कि 100% वो डिजिटल होना चाहिए, तो वो स्वप्न आज हमारे इस अवसर पर साकार करने का दिन है। तो वो उनका जो संकल्प है वो साकार हो चुका है और हमारा सारा जो डेटा है 100% डिजिटल हो चुका है। अब गुजरात भारत के उन राज्यों की हरोड़ में आ जाएगा कि जिन्होंने अपना सारा 100% डेटा डिजिटल करके वेबसाइट पे उपलब्ध कराया है। तो मैं माननीय जॉइंट सेक्रेटरी मैम से विनती करूंगा, श्री उमा नंदूरी जी से, कि वो हमारा वेब पेज जो है वो लॉन्च करें। हमने इस पेज पे सारा
डेटा तो हम अपलोड कर रहे हैं धीरे धीरे। आने वाले समय में 100% डेटा जो भी सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से हम उसमें अपलोड करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमने 180 स्वतंत्रता सेनानियों का इंटरव्यू लेके उनका ऑडियो भी इसमें अपलोड किया है, वो भी उसकी कुछ झलक हम इसमें देखेंगे। हाँ, जिसको हम ओरल हिस्ट्री बोलते हैं, वो हमने इस पे अपलोड की है। ये सारे राजा रजवाड़ों के सारे जो भी रेयर फोटोग्राफ्स हैं वो भी हमने वेबसाइट के आम नागरिकों के लिए उपलब्ध कराए हैं। हमारे पास कई रॉयल एल्बम भी हैं जो बहुत रेयर हैं, वो भी हमने वेबसाइट पे आम नागरिकों के लिए उपलब्ध कराए हैं। सर, ये अलग अलग पॉलिसी के हिसाब से होगा। जो भी ऐसे डॉक्यूमेंट हैं कि जो वहाँ पे दिखाएंगे उसका फ्रंट पेज, लेकिन वो कोई खोल नहीं पाएगा। जो भी ऐसे डॉक्यूमेंट है कि जो ज़रूरी हैं कि आम जनता में न जाए। और दूसरा, फोटोग्राफ्स वगैरह तो फ्री डाउनलोड कर पाएंगे। कुछ रिकॉर्ड ऐसे भी हैं कि जो हम अप्रूव करके देंगे उनको, वो हम कुछ चार्जेस, टोकन चार्जेस उस हिसाब से होगा। हमारी एक पॉलिसी बनेगी, उसी पॉलिसी के हिसाब से ही यूज़र जो है वो ये डाउनलोड कर पाएगा वगैरह, ऐसा होगा सर। हाँ, सूरत ની ડિસ્ટ્રિક્ટ સબ જેલમાં અમને 3 મહિના રાખ્યા, ઓગસ્ટ, સપ્ટેમ્બર, ઓક્ટોબર। ત્યાં ઠાકોરભાઈ દેસાઈ પોતે પણ એ જેલમાં હતા અને ત્યાં અમને 3 મહિના રાખ્યા। એ પછી એ દરમિયાન ગામમાં વચ્ચે અમને 15 દિવસ જલાલપુર પોલીસ લોકઅપમાં પણ રાખેલા અને 1943ના ઓક્ટોબરની 25મી તારીખે જલાલપુર જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ। तो ये हमारा वेब पेज था। इस हिसाब से हम डिजिटलाइजेशन के मार्ग पे चलेंगे। अब लॉन्चिंग के श्रृंखला में द रॉयल हेरिटेज बुक हमारे गुजरात सरकार ने बनाई है, तो उसके बारे में पूरा विवरण देने के लिए मैं विनती करूंगा मूर्धन्य इतिहासकार श्री श्रीन मेहता जी से कि वो उसके बारे में हमें अवगत कराएंगी। It will be audible. Friends, respected persons on dais,
નથી આવતો? I am heard? Yeah? Okay. Okay. Friends, brothers and sisters, अच्छा ऐसा है? Okay. So brothers and sisters, whenever I require to address, I always say brothers and sisters except one. Now I have no right to say Dr. Makarand Mehta had passed away since during last 3 months. So friends, respected persons of all the seated in the dais, and I am highly thankful to the members of the Committee of National Archives, all the members, I am highly thankful and welcome them. Forgive me to be parochial. I am highly thankful to my government of Gujarat, the Ministry of Culture, and especially Gujarat Abhilekhagar, the ex-director Ashok Desai, and the present director Shailesh Solanki, who happened to be our most favorite and beloved student. He had taken a lot of trouble to produce the work of his Guruji, Dr. Makarand Mehta. This is really a very stupendous work. And he has worked day and night with stress and turmoil and work for this book. If you go through this book, you will realize once you read it, you will never forget, because it was written in a most communicative style. And the photographs, I didn't know he was working with so many archival peoples in our basement. I also did not realize when I have gone through his book, because I required to speak on it. So when I was surprised to the way in which he has collected the photographs of every state, even the smallest state, the tribal state, and he had gathered, amassed the data and collection. If you once read it, just once read it, the book, you will never forget. Because it was written in a most communicative style. The photographs are very remarkable, and the Gujarat government and the Gujarat Archives had produced it and spent a lot of money. So it is worth going through. Gujarat no Rajwadi Varso. Now you see, Gujarat government has always remained people-centric. They have encouraged scholars and literatures. Dr. Mehta's book was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi, who happened to be the then Chief Minister of Gujarat. Then Shri Atal Bihari Vajpayee ji and ex-President Hamid Qureshi ji, all these have inaugurated various times his different types of books. Now, I'm really became little bit emotional since I wanted to visit Kevalia Colony and Unity Statue of Sardar Vallabhbhai Patel, because I have spent many years working on Sardar Vallabhbhai Patel. I did my PhD from JNU, Jawaharlal Nehru University, on Bardoli Satyagraha. I have gone through each and every villages of Sardar Patel. I have met I am talking about the year 1973, when so many grassroots workers
worked with Vallabhbhai Patel were alive, I have interviewed them. And I have, in my book, I have written Peasantry and Nationalism, a case study of Bardoli Satyagraha. In that book, I have referred all the interviews and the people and local workers and grassroots workers of Vallabhbhai Patel. So this is I have captured the spirit of Vallabhbhai Patel, gone through his document, through his lectures, through his paper, through his letters written to his family members, and also I have virtually no time to mention about his correspondence, and diplomatically he worked with the various states of Gujarat, India. The history is worth denoting. You have to read between the lines. All the things have not come out. Because V.P. Menon has given a lot of credit to Mountbatten and himself and others. But Vallabhbhai Patel did a lot of work in unifying India. You see, there was once a lecture of a very renowned person. And one person, intelligent person from audience, raised the question, why there are so many statues of Vallabhbhai Patel are sold and people buy it. But what about Nehru and Mahatma Gandhi? Lord Bhikhu Parekh was in the seat, and he said, Gandhiji was Mahatma, loved person by all, and Nehru was also beloved Prime Minister of India. But so far as India was united, it was Vallabhbhai Patel. So he was the great person that nobody can forget. He had made the history of India, the real person who had made. And I am really very proud of visiting his place where the Statue of Unity is there. So I am highly thankful to Gujarat Granthadar, Abhilekhagar, Government of Gujarat, and especially Sailesh and all these people who invited me to deliver a few words to it. But one thing I would like to tell you, since all are archival members, when I was working on Gujarat, Gandhian period, the leaders, the grassroots workers, I have to work in Bombay State Archives. And there were so many files of Gujarat are still lying dead in Sachivalay, Maharashtra Sachivalay. I stayed 1 month in Maharashtra Sachivalay, lying in all the files in dust. These are very important files pertaining to Vallabhbhai, Gandhiji, grassroots workers, and especially the police files. Why should we not brought it here? We should enter. Thousands of times we have told the people of Abhilekhagar that please bring those files, enter into correspondence with the Bombay State Archives, and brought these files. These are very important for the students of history of Gujarat and even otherwise also. So all this file, because Gujarat was the part and parcel of the Bombay province. So all the files are lying, and simply because all the files have home department. So in the home department, Sachivalay, the files are lying dead with full of dust. It is, one has to work a lot of, you say, we have to demand so much permission, and I have to spend 1 month for that. And then I got the material. So many data still required to be gathered, to be found out. And you see, after all, archives and historians' relationship is symbiotic. You see,
The archival data, material, memoirs, and all these are the very soul of historiography. So the relationship of National Archives of all India and historians cannot do without. It is the raw material that provides. It is the very heart and soul of their writings, historiography. So I am very, I request all the people, I really very thankful to you people, and you please go through. Dr. Mehta had worked like anything, like Vivekananda has said, that in an earthen pot and castor oil has produced intellectuals in India, so did Makarand Mehta. You see, he died on 31st August evening, and he worked up to 29th August. Up to 7:30, he was writing. So he was working throughout his life, and he had presented stupendous work. You see, Gujarat, after all, entirely he had opened up new field. हमारे यहाँ तो गुजरात में इतिहास में बल्लाल पहलो, बल्लाल बीजो, बल्लाल त्रीजो, ऐसे sultans were studied, and the numismatics and tamrapatras and all this were the paper, no doubt very important, but all this paper were studied in Gujarat University, Gujarat History Department. Now, it was Makarand Mehta who had opened up new field, because we were completely exposed to foreign countries, and we were knowing what kind of history is being taught in foreign countries. It was the people's history. It was history of historyless. And you see, history from below, the marginalized history had taken a lot of importance. And Makarand had introduced all these new courses in Gujarat University as a professor of history, and he had introduced the paper especially of business history, because after all, Gujarat is the hub of economic nationalism. It's a long drawn coast touching the littoral states and flourishing ports with since ages, it has a most flourishing trade. So in Gujarat, in a social pyramidal structure, not Brahmins and Kshatriyas at the apex of the system. It was Banyas and it was Banyas and you see Shaukars, Banyas, the business people, industrialists. They made Gujarat, and Makarand had introduced. He had worked on the business history of India. He had written books on Western business houses of Western India, and so many books he had underwent. Thank you very much. I am sorry I have taken a little bit more time. बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपके और मकरंद मेहता जी के जो संशोधन कार्य हैं वो हम युवाओं के लिए सदा ही प्रेरणादायी और यशस्वी रहेंगे। आभार। अब मैं डायस पर बिराजे मेहमानों को विनंती करूंगा कि द रॉयल हेरिटेज ऑफ गुजरात बुक का विमोचन करें।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अतिथिगण। विमोचन की इसी श्रृंखला में अब हम विमोचन करने वाले हैं द डायरी ऑफ मनु गांधी। विमोचन से पहले उनके जो एडिटर हैं डॉक्टर त्रिदीप शरद जी से मैं विनती करूंगा कि डायरी ऑफ मनु गांधी के बारे में हमें विवरण दें। Thank you and namaskar. It's been my privilege to be working with the National Archives. Spoke to Sanjay last evening, and we realized that we've published together. This is the 5th book that we've done together. और जो कहते हैं कि आँखों में नूर रहेगा और बाजू में दम रहेगा, तो we are looking for 6 more volumes that we're working together. We hope that we're able to do that. These diaries are extraordinary set of documents which have been lodged at the National Archives. The period between 1943 and 1948 is perhaps the most crucial period, not in Gandhi's life, in the life of this nation, in the life of the subcontinent. We're moving, inching slowly towards independence, and all that we had suppressed, all that we're trying to put aside in the quest for freedom suddenly erupts. We're engulfed by very deep violence, which then leads to the partition and large-scale transfer of people. That's the period we're looking at. But it's also personally a very difficult period for Gandhi. All of you know that between 1942 and 1944, both Mahadev Desai and Kasturba die as prisoners at the Aga Khan Palace prison. So the man who emerges is a lonely man, somewhat broken, very, very, very anxious as to the fate of this country. And at that point, Manu, who is 14 and later 19, is his sole companion and maintains a diary of their everyday, which includes the things that he wrote, things that he said, the people who came to meet him, that she was witness to. What's unique about these documents is that when Manu wrote them, they had to be placed before Gandhi. So हर शाम ये डायरी उनको पेश की जाती थी. वो पढ़ते थे, मनु की लिखाई में परिवर्तन करते थे कई बार, और फिर उसके ऊपर अपने हस्ताक्षर करते थे. कई बार ये होता था कि काम की व्यस्तता में नहीं कर पाते तो 2 दिन लग जाते, कभी 1 हफ्ता निकल जाता. But each of these entries have been read by Gandhi and signed as a kind of an authentication of what's written there. So while they are Manu's diaries, they have been read in some ways, commented upon, improved and verified by Gandhi. So the kind of document that we have is of an absolutely unique nature. And it is entirely due to the National Archives that these documents which are lodged with it, there are 11 sets of diaries. What we've done is that the diaries pertaining to period 1943 and 44, which is the prison diaries, were published in 2019 by the National Archives and the Oxford University Press. And the second set of diaries, which begin on 19th December 1946 and culminate, it's a very poignant culmination of it. जो अंतिम पन्ना है वो डायरी का, जो मनु की डायरी का, उसमें लिखा है कि बापू की अस्थि का वितरण. The ashes after his cremation, where have the ashes been distributed? Individuals, institutions, organizations. It's just a list of institutions. So they culminate not just with his death, but a record of where the ashes went. So I'm absolutely, absolutely grateful to the National Archives for enabling this work to take place. We're now doing another large project with the National Archives, 3 volumes of which have been published, which are called thumb printed.
चंपारण में जब गांधी जी गए थे तो कहते थे चंपारण में सत्याग्रह हुआ। सत्याग्रह क्या था किसी को नहीं पता, क्योंकि गांधी जी कहते हैं कि उन्होंने 7,000 किसानों से, नीलगर किसानों से बात की। पर क्या बात की, किसान ने उनको क्या कहा, अपनी जीवन के बारे में, अपनी आपबीती के बारे में, पर नहीं, उन्होंने अपनी खेती के बारे में कहा। उन्होंने अपने नील की खेती कैसी होती है, लगान कितना होता है, सेस क्या होता है। So 7,000 of these documents are with the National Archives, never been seen before, and it's been a great privilege that the National Archives gave us the permission to work on these documents. 3 volumes have been published between the National Archives and the Navjivan. We hope that the remaining 6 volumes are completed. So it's been a very, very deep partnership. I do consider myself as a fellow archivist, not just a historian, and I'm grateful for this relationship, for this friendship. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका यह संशोधन सदा ही हमारे लिए वंदनीय रहेगा। अब मैं विनती करता हूं कि द डायरी ऑफ मनु गांधी का हम हमारे मुख्य अतिथियों के कर कमलों से विमोचन करेंगे। तो विनती है कि इस बुक को विमोचन करें। बहुत बहुत आभार। विमोचन की इसी श्रृंखला में अब हम विमोचन करने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ म्यूनिटी पेपर्स वॉल्यूम 9। तो इनके जो एडिटर हैं श्री मुज़फ़्फ़र इस्लाम सर से मैं विनती करता हूं कि उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दें। Respected Director General, National Archives of India, respected Director, Gujarat Archives, State Archives, host of 40th meeting of NCA being organized on 28th and 29th November 2024. Besides, respected Joint Director, Government of India, Joint Director, State Archives, Gujarat, Dr. Sanjay Garg, Deputy Director, National Archives of India. Besides my colleagues from National Archives of India and other archival institutions present here, who are present here. It is an honor for me to speak a few words on my recent publication known as Descriptive List of Mutiny Papers, Volume 9. This book, like my previous book, Volume 8, is the word-for-word translation of about 1,000 Persian documents from 100 files of mutiny papers. The collection of mutiny papers consists of 10,000 documents spreading over 4 to 5 files housed in the National Archives of India Regional Office, Bhopal, which earlier belonged to erstwhile Bhopal State. This collection of documents
has always been considered the most important collection, being the primary source on the Great Turmoil of 1857. But since these are in Persian language, besides it is in cursive style of writing, besides it is in Shikasta script. So the readers and the scholars of history paid little attention towards these documents. But the significance and importance of these documents has always been considered beyond any doubt. Looking towards its significance, the National Archives of India has prepared the English translation of these documents. Now the entire collection has almost been translated in the hope that people and the scholars would find it useful and will use these documents for further study of the history of 1857. I thank once again to the Director General, National Archives of India, and organizers of the NCA meeting that my book is being released on this great occasion of NCA meeting. Thank you, Jai. अब मंचस्थ महानुभावों से निवेदन है कि डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ म्यूनिटी पेपर्स वॉल्यूम 9 का अपने कर कमलों से विमोचन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।